हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायो से संबंधित इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को होगा। इस वीडियो के माध्यम से वो सभी क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से आप नहीं जानते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपके ही फायदा होने वाली है। आइए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की तुलना करें। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है और मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु संरचना पर या परमाणु द्रव्यमान पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान संख्या पर है, जबकि आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर। दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। और अगला अंतर है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 इथेन है, ये क्या है, प्रोपेन है, और ये क्या है, प्रोपीन है, और ये क्या है, इथाइन है। नाम तो सुना ही होगा और नामकरण वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखे हैं। इसमें से किसमें संकलन अभिक्रिया होगी। इतना मेहनत करके हमने 13 या 14 रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको बताया है, जिस पे आपकी उपस्थिति एकदम नगण्य है। अब इतना मजेदार तरीके से और इतना मेहनत करके जहां से क्वेश्चंस न आए, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा संकलन हम आपको वीडियो के माध्यम से लेके आए थे और रोज एक एक करके एक एक रिएक्शन का वीडियो आप लोग डालते हैं। तो आप हमें कमेंट करें कितने लोग संकलन अभिक्रिया को जानते हैं। मैक्सिमम नहीं जानते होंगे और वीडियो भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो अच्छी बात है, आप अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं समझ रहे हैं, इसमें हम और दूसरा क्या कर सकता है। तो जाइए एक झलक देख लेते हैं। हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ संकलन अभिक्रिया होती है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हम लोग एल्कीन को छोड़ दें तो एल्कीन और एल्काइन, यानी कि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, इसी को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया में यही भाग लेते हैं। इसका मतलब हुआ C3H6 यानी कि प्रोपीन है डबल बॉन्ड वाला और एथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये दोनों हो गए असंतृप्त कार्बन। इसी के साथ संकलन अभिक्रिया होगी क्योंकि ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धातु उत्प्रेरक के उपस्थिति में क्रिया करते हैं और असंतृप्त बदल जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जरूर देख लीजिए, उसमें 13 से 14 रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार हमने उदाहरण और परिभाषा के साथ आपको बताया है। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से ही, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इस्पात की जगह पर आप लौह है इस्पात भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि लोहा का नहीं। इसका क्या कारण है। तो तांबा जल से अभिक्रिया किसी भी स्थिति में नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना देता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगता है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में हमेशा तांबे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस्पात यानी कि लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
अगला प्रश्न हम लोग फिजिक्स से करने वाले हैं। सामान्य नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। इसके अलावा रखी हुई जो वस्तु होती है वो सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्यों? तो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली जो किरणें होती हैं मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती हैं। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है, इसलिए रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अतः सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से नीचे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से ही है। नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है, क्यों? तो जिन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है उसका उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, फिजिक्स से ही है। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? तो चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन से बदलता है। ऐसा होने पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा भी सही से नहीं प्राप्त हो सकता है, अर्थात एक साथ कई मान बदल जाते हैं। अतः ओम के नियम में अचर ताप पर ही क्या होता है? वो सही होता है। अगला प्रश्न है बायोलॉजी से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्यों आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधों में भोजन बनता है और जितने भी उपभोक्ता होते हैं पौधों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन पर भी निर्भर होते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर पौधे मर जाएंगे और जब पौधे मर जाएंगे तो सभी जीव मर जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण न हो तो वातावरण में गैसीय असंतुलन हो जाएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय? तो पदार्थों के निम्नीकरण के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एक एंजाइम बहुत से पदार्थों का निम्नीकरण नहीं कर सकता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक तरह तरह के एंजाइम स्रावित करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निम्नीकरण के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक जिनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। अगला प्रश्न है, पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो अपमार्जक जो होते हैं पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों या कचरों का ढेर लग जाएगा। सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्रकृति संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि पारतंत्र में अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सीरीज का लास्ट सवाल बायोलॉजी से संबंधित है। पादपों में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है? तो पौधों में भोजन का वहन पत्तियों से प्रारंभ होकर फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप शरीर में होता है। फ्लोएम वाहिनियों की चालनीय नलिका जो होती है उससे होकर भोजन प्रवाह जो है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। इस प्रकार पादपों में भोजन का वहन या स्थानांतरण होता है। तो इस सीरीज में हमने साइंस के टॉप मोस्ट सेलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।